नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे क्रिकेट नमस्ते पे। तो दूसरा दिन हो चुका है, पूरा डे टू स्टम्प्स हो चुका है। डे टू स्टम्प्स होने के बाद इंडिया की बैटिंग भी आ चुकी है, इंग्लैंड ऑल आउट भी हो चुकी है और इंडिया बहुत आगे है। और जो मैंने कल सोचा था कि भाई इंग्लैंड ऐसी टीम है, वो अपना बेसबॉल खेल के एक दिन में 400, 450, 500 भी बना सकती है। वो टीम मतलब आपके इतने कम रन हैं कि आप कल सुबह जल्दी सेशन में पहले में आउट हो गए तो फिर कहीं आपको वो भारी ना पड़ जाए। और जब पहले सेशन में इंडिया जल्दी आउट हो गई थी, 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटे के बाद, तो मैं बड़ा डरा हुआ था कि यार 396 रन ही है, कहीं इंग्लैंड बना ना जाए, क्योंकि पिच भी ऐसी है कि इंग्लैंड के बैटर्स को सूट करती। और सच्ची बताऊँ, इतनी बढ़िया पिच पे भी इंग्लैंड के प्लेयर्स ने इतना गंदा खेला है ना, इतना गंदा खेला है ना। वो 253 रन पे ऑल आउट हो गए, 253 पे। आप जैक क्रोली की बैटिंग देख के पता कर सकते हो कि पिच कितनी बढ़िया है बैटिंग करने के लिए। जैक क्रोली ने अपना विकेट फेंका है, विकेट लिया नहीं है इंडियन बॉलर्स ने उसका। और ऊपर से उस बंदे का आज बर्थडे भी था, तो भगवान ने भी कहा कि ले भाई तू रन बना ले, बाकियों को रहने दे, तो अपना रन बना के चला जा, तेरे को मैं मौका देता हूँ, जा। और उसका एक कैच भी छूट गया था, हालांकि वो बड़ा मुश्किल कैच था पर वो छूट गया था शुभमन गिल के हाथों। और बैंड डकेट एज लगा और चौका गया। मतलब पहली गेंद भी वो बंदा आउट होते होते बच गया, दूसरी बॉल दोबारा एज लगा, सिंगल आ गया, पर वो बंदा भी 21 रन बना के आउट हो गया। मतलब लेग स्पिनर, सॉरी, रिस्ट स्पिनर होने का यही तो फ़ायदा होता है यार। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिनर है, उनके रिस्ट का फ़ायदा मिला, गेंद को थोड़ा बाउंस मिल रहा है। जैसे कल हमने देखा था कि रियान अहमद की बॉल को भी बाउंस मिल रहा था जब वो अपनी रिस्ट से लेग स्पिन कर रहे थे, तो वैसे ही कुलदीप यादव को भी आज बाउंस मिला। और वो थोड़े से अतिरिक्त बाउंस के चलते वो गेंद अंगूठे के करीब लगी, ग्लव्स के करीब लगी और बैंड डैकेट चलते बने। तो ऐसा ही रहा बाकी सबका हाल भी। और बुमराह भाई, आज का दिन अगर देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल का तो था ही, पर यशस्वी जायसवाल ने अपना ऑलमोस्ट 90% काम तो कल ही कर दिया था 179 बना के। आज तो उसको आना था और अपना डबल 100 बना के बस पूरा करना था। और बाकी यशस्वी जायसवाल ने अपना टीम के लिए तो काम कल ही कर दिया था, पर उसे आके डबल 100 को डबल 100 में कन्वर्ट करके वो एक अपना भी एक होता है ना कि माइलस्टोन, जैसे कि रोहित शर्मा ने कहा कि यार माइलस्टोन इज ओवररेटेड। भाई उस पर बड़ी ट्रोलिंग हुई थी रोहित शर्मा की, और अब भी होती है। देख लो भाई, जायसवाल ने बता दिया कि माइलस्टोन ओवररेटेड नहीं होते। इवन मैं भी उस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करता कि जो रोहित शर्मा ने बोला, क्योंकि भले ही आप वर्ल्ड कप ना जीतो यार, भले ही आप हार जाओ फाइनल में पहुंच के, सेमीफाइनल में पहुंच के, दुख होता है, हमको भी दुख होता है कि यार इंडिया इतना आगे पहुंच के हार कैसे जाती है। पर इट डजंट मीन कि आपके जो रन बनाए हुए हैं पिछले मैचेस में वो मतलब किसी काम के नहीं है। वो माइलस्टोन आपने 2019 के वर्ल्ड कप में वो जो रन बनाए थे, उन्हीं के बदौलत हम सेमीफाइनल खेले थे और फाइनल तक भी पहुंच सकते थे, अगर काश कि उस दिन भी यार धोनी आउट ना होते, 2 रन आउट। पर छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माइलस्टोन कभी भी ओवररेटेड नहीं होते, क्योंकि अगर वो ओवररेटेड होते तो यार आप सेमीफाइनल फाइनल भी ना खेलो, वो बनते हैं तभी आप वहाँ तक पहुँचते हो। विराट कोहली के 735 रन कभी ओवररेटेड नहीं हो सकते, कभी भी। भले ही आप जीतो या ना जीतो अलग बात है वर्ल्ड कप, पर आप सेमीफाइनल फाइनल खेल रहे हो तो आप वो माइलस्टोन के बदौलत ही खेल रहे हो। तो कहीं ना कहीं कभी भी वो ओवररेटेड नहीं होते। आज अगर आप आगे हो इस गेम में, इस टेस्ट मैच में, तो यशस्वी जायसवाल के 200 रन के चलते ही आगे हो, तो क्या आप इसे भी ओवररेटेड कहोगे? ना भाई ना, बिल्कुल कतई ओवररेटेड नहीं है ये। उल्टा इस पे तो यार तारीफों के फूल जितने बांध दिए जाए उतने कम है। इतनी अच्छी नो खेली है। और एक ऐसा लग रहा था कि इंडिया की ओर से 22 साल का बच्चा और उधर इंग्लैंड की ओर से कमान संभाल रहा है 41-year-old मैन, जेम्स एंडरसन। भाई क्या बंदा यार, उस बंदे की बॉलिंग, मतलब आज का दिन ना जायसवाल का तो था ही, पर जायसवाल को छोड़ के जेम्स एंडरसन और जसप्रीत बुमराह, भाई मज़ा आ गया। मतलब इंडिया में भाई पहली बात है, क्यूरेटर्स को सलाम है, इंडियन कोच को सलाम है,
रोहित शर्मा इंडियन कैप्टन को सलाम है कि इन्होंने ऐसी पिच बनाने को बोला क्यूरेटर ने, और क्यूरेटर को भी सलाम है कि उन्होंने ऐसी पिच बनाई जहाँ पे कम से कम फास्ट बॉलर्स को मदद मिल रही है। वरना हमेशा देखते हैं हम कि स्पिनर्स आते हैं विकेट लेके चले जाते हैं, और फास्ट बॉलर्स के लिए तो कुछ रहता ही नहीं है यार, पिच में बिल्कुल कुछ नहीं रहता है। पर इस बार पहली पिच भी बढ़िया थी, वहाँ पे भी बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, और यार यहाँ पे भी बुमराह ने भाई धागे खोल दिए इंग्लैंड के बैटर्स के, कुछ भी कहो। और जेम्स एंडरसन की भी यार क्या बॉलिंग की, उस बंदे की बॉलिंग देख के मेरे को मज़ा आ गया। वो आ रहा है रिवर्स स्विंग्स, आउट स्विंग, इन स्विंग, क्या बॉलिंग कर रहा है यार, बीट पे बीट किया जा रहा है। और जब तक मतलब ये होता है ना कि एक सीनियर बॉलर, एक मेन बॉलर, जेम्स एंडरसन जैसा यार वो गोट है अपनी जगह, तो उस बॉलर के सामने आप जितनी रिस्पेक्ट दोगे आप उतने फ़ायदे में हो। और जायसवाल ने जब तक रिस्पेक्ट दी तब तक वो फ़ायदे में रहे। जैसे ही भाई जेम्स एंडरसन ने भी कहा कि यार चलो मैं थोड़ा उकसा देता हूँ, जेम्स एंडरसन ने जैसे ही थोड़ा उकसाया जायसवाल ने कंट्रोल खो दिया। पर कोई ना, उन्होंने 209 रन बनाए हैं, और जिस स्टाइल में बनाए हैं वो उसी स्टाइल में बनाए थे, छक्के मार के चौके मार के, सब हवाई गेम भी खेला है और बढ़िया मतलब टेक्निक के साथ टाइम लेके भी खेला है। पर जब जब मौका मिला तो लूज बॉल्स को कन्वर्ट भी किया, तो उनका गेम ऐसा ही रहा था। तो यहाँ पे भी अगर वो वैसा शॉट खेल के आउट हो गए तो हाँ लोग ज़रूर बोलेंगे कि खराब शॉट खेल के आउट हुए, पर उन्होंने अपना काम कर दिया। और अगर ख़राब शॉट खेले हैं तो वो उन्हीं खराब जिनको आप बोल रहे हो ख़राब शॉट्स, वो उन्हीं शॉट्स के चलते छक्के चौके मार के अपने 100-150 उन्हीं से पूरे कर रहे थे। तो जायसवाल का तो मतलब बनता ही नहीं है कि उन्हें आप क्रिटिसाइज़ भी कर लो किसी मुंह से। हालांकि मैंने देखा कि कुछ लोग वो वहाँ पे भी कर रहे हैं क्रिटिसाइज कि थोड़ा लंबा खेलना चाहिए था, पर चलो अब तो कोई नहीं करेगा क्योंकि अब तो इंग्लैंड बहुत पीछे है, इंडिया बहुत लीड ले चुकी है। इवन इंडिया वापस बैटिंग करने आ गई, 5 ओवर में 28 रन बना दिए यार। बेसबॉल तो इनका स्टार्ट हो गया, हमें लगा था कि बेसबॉल इंडिया में आके इंग्लैंड खेलेगी, पर इंडिया ने भी पहले मैच से बेसबॉल ही खेला है, और ये स्पेशली यशस्वी जायसवाल ने। और रोहित शर्मा को भी पता चल गया कि भाई उस इंटेंट में कुछ नहीं रखा, डिफेंसिव खेल खेल के रन नहीं बनेंगे, 40 गेंदे 50 गेंदे तो खेलता हूँ मैं, इससे ज़्यादा तेज़ ही खेल लेता हूँ, रन बन जाएंगे। पर ये तो मैं मजाक में बोल रहा हूँ। खैर मेरा मानना ये है कि मैंने इस सीरीज से पहले भी ये प्रिडिक्शन की थी, मैंने बताया नहीं आपको, मैं आपको बताता हूँ। मेरा ये मानना है कि रोहित शर्मा ना इस सीरीज में 2 सेंचुरी ज़रूर मारेंगे, ये मेरा मानना है। और अभी भी 7 पारियाँ हैं, ये जो पारी है इसको मिला के, और 7 पारियों में क्या क्या पता कल ही पहली सेंचुरी आ जाए और बाकी 2 सेंचुरी, ये मैं कह रहा हूँ ज़रूर आएगी रोहित शर्मा की इस टेस्ट सीरीज में। और रही बात एक और, जेज बॉल, मतलब नाम दे दिया है बेसबॉल या कि जेज बॉल। अब जेज बॉल से भी है बुमराह, उनको भी जेज बॉल, बैटिंग से जायसवाल जेज बॉल। पर मज़ेदार चीज़ ये है कि सुनील गावस्कर ने बोला था जब ये सीरीज स्टार्ट हुई थी तब, उससे पहले उन्हें पूछा गया था कि बेसबॉल को टैकल करने का क्या उपाय है, उनका सामना कैसे करेगी इंडिया। तो सुनील गावस्कर ने बोला था कि हमारे पास विराट बॉल है, वो काफ़ी है बेसबॉल के सामने। पर उसके बाद झटका लगा इंडिया को कि भाई विराट कोहली आउट 2 टेस्ट मैच से, वो आएंगे तीसरे टेस्ट मैच में वापस। अब तो ये भी मतलब जब तक स्कोर अनाउंस नहीं होता तब तक हम ये भी नहीं कह सकते कि वो तीसरे टेस्ट मैच में आ जाएंगे, पर फिर भी उम्मीदें हैं कि वो आ जाएंगे। पर जैसे ही वो आउट हुए फिर कहा कि भाई अब क्या करेंगे, मतलब अब क्या होगा इंडिया का। जायसवाल ने कहा कि ना भाई विराट बॉल की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, जैज बॉल बनूंगा मैं आपका। और भाई कमान संभाली है इस बंदे ने, इंडियन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली अपने कंधों पे। पहले मैच में भी 80 रन बनाए, हार गई इंडिया वो एक अलग बात है, क्योंकि इंग्लैंड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स दे दिए थे बैटिंग में, फील्डिंग में, बॉलिंग में, सब जगह। और यहाँ पे पर इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। इस बार ये मत सोचना कोई कि इंग्लैंड पिछली बार भी 246 पे ऑल आउट हुई, इस बार भी 253 पे ऑल आउट हुई है। पिछली बार भी नीचे से बेन स्टोक्स ने आके थोड़े बहुत रन बनाए, इस बार भी बेन स्टोक्स ने रन बना दिए। तो ये मत सोचना कि वापस वैसे ही हो जाएगा, अभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि पिछली बार भी अंडर एस्टिमेट करा था इंग्लैंड को, अब अंडर एस्टिमेट तो कोई नहीं करेगा इंग्लैंड को, पर फिर भी इस बार वो हाल नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था इंडिया का। इस बार क्योंकि इस बार पिच अलग है, पिच में इतनी मदद नहीं है स्पिनर्स को। पिछली बार पिच में स्पिनर्स को बहुत मदद थी। पिछली बार 4th इनिंग में इंडिया बैटिंग कर रही थी, इस बार 4th इनिंग में इंग्लैंड बैटिंग करेगी, और इंडिया के पास अच्छे चांस है। अभी तो 3 दिन पड़े तो 400, 450, 500 बना दो भाई, और इंग्लैंड को
फिर मौका ही मत दो गेम में आने का। फिर तो इंग्लैंड 150-200 रनों से भी हार सकती है। और मेरा तो ये पर्सनली मानना है कि ये मैच इंडिया जीत जाएगी और एक तरफा जीतेगी। मतलब भाई अगर अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ इंग्लैंड को, क्योंकि पिछली बार भी लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया और उन्होंने केवल मुक्की खाई, पर फिर भी यार इंडिया के लिए दिल धड़कता है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मैं लॉजिकली भी बोल रहा हूँ, क्योंकि फोर्थ इनिंग में ना चेज करना आसान नहीं होता यार। आपने देखा ना पिछले मैच में, ऊपर से पिच में भी देखो इतनी हरकत नहीं है। जो इंग्लैंड ने बैटिंग की, मैं तो उस पे भी शॉक्ड था कि यार इंग्लैंड इतनी घटिया कैसे बैटिंग कर सकती है, इतनी घटिया कैसे इंग्लैंड बैटिंग कर सकती है, इतनी तो बुरी पिच भी नहीं है। और वो 5 ओवर में इंडिया ने बैटिंग करके बता दिया दूसरे दिन। और इवन मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि दिनेश कार्तिक ने, ओवेन मॉर्गन ने बाकायदा बोला है कि 2 दिन तक तो पिच बहुत अच्छी खेलने वाली है, बैटर्स इंजॉय करने वाले हैं। और जे करोली ने किया इंजॉय। पर बेन स्टोक्स यार, बेन स्टोक्स भी थोड़े बहुत रन और जोड़ सकते थे, पर वो आलस कर गए, बहुत आलस कर गए। और फिर ये करते हैं। ये बेन स्टोक्स के लिए एक वो नया करना पड़ेगा भाई, उनके रिएक्शन अलग ही है। पिछली बार भी ऐसे कर रहे थे, पिछली बार तो चलो समझ आ रहा था कि वो बॉल अंदर से बाहर, भाई वो तो बुमराह का कमाल है। और आज भी बुमराह का कमाल था, आज भी बुमराह ने 6 विकेट लिए हैं, 6 विकेट। ओहो भाई वो यॉर्कर, ओली पोप को जो यॉर्कर थी, मेरा सच में मैं बताऊं क्या रिएक्शन था। मेरा रिएक्शन था वाओ वाओ, मेरा मुंह एकदम खुला का खुला रह गया था, ऐसे वाओ ऐसे था एकदम सेम। मेरा यही रिएक्शन था जब बुमराह ने वो विकेट लिया। और भाई यार बुमराह की मतलब फास्ट बॉलर्स की जब गेंद लहरती है ना हवा में, तो बॉलिंग देखने में मज़ा आता है। जब अंदर बाहर जब वो खिलाते हैं, बैट्समैन को नचवाते हैं, भाई ओहो मज़ा आ जाता है सच में। जिस तरह जो रूट को आउट किया, अंदर वाला सेटअप करके फिर बाहर, भाई जो रूट भी अपने आप से बहुत नाराज थे। जॉनी बेस्ट्रो को पता नहीं चला कहाँ से गेंद निकल रही है, एज लग रहे हैं। अच्छी बात यह है कि कम से कम एज कैरी कर रहे हैं। तो इंडिया में अक्सर होता नहीं है ऐसा कि फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा हो उनके एज कैरी कर जाए, तो इसलिए भी क्यूरेटर्स को सलाम है भाई। और भाई बेन स्टोक्स ने कमर तोड़ी है, सॉरी बेन स्टोक्स या बुमराह ने कमर तोड़ी है, लिटरली कमर तोड़ी है बुमराह ने। मुंह पे बेन स्टोक्स नाम आ रहा है यार बार बार, बेन स्टोक्स नाम ही ऐसा है खैर, बेन स्टोक्स। और हाँ, हम बुमराह की भी बात कर लेते हैं। तो बुमराह ने वैसे देखा जाए तो उनका फिगर देखे तो 15.5 ओवर में 45 रन देके उन्होंने 6 विकेट लिए, 6 विकेट, जिनमें से उन्होंने अपना पहला स्पेल किया जो कि बहुत बढ़िया स्पेल था बिना कोई विकेट के। जो अपना दूसरा स्पेल करने आए तो उनको एकमात्र बल्लेबाज ने डोमिनेट किया, वो थे जैक क्रोली। उन्होंने 1 ओवर में मारे बुमराह को 16 रन। उसके बाद दोबारा बुमराह को रोहित शर्मा लेके नहीं आए, दोबारा रोहित शर्मा ने बुमराह को बॉलिंग अटैक से हटा दिया, लेके नहीं आए। 2 ओवर में वहां पे वो 18 रन दिए, जिनमें से 1 ओवर में 16 रन पड़े बुमराह को। और उसके बाद ना अक्षर पटेल ने टीम की वापसी करवाई, उन्होंने 1 विकेट लिया, अपना पहला विकेट लिया, टीम इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू दिलाया। और उसके बाद दूसरा विकेट लिया, वैसे टीम इंडिया के लिए ब्रेक थ्रू दिलवाया। और उसके बाद बुमराह को लेकर फिर बुमराह का मैजिक शुरू हुआ। फिर बुमराह ने कभी बाहर, कभी अंदर, कभी यॉर्कर, भाई ओली पोप की तो खिल्लियां उखाड़ दी बुमराह ने। यॉर्कर, क्या यॉर्कर थी, मैं कहूंगा बॉल ऑफ द ईयर एज ऑफ नाउ, बॉल ऑफ द ईयर, यॉर्कर ऑफ द ईयर। उससे बढ़िया यार क्या आइकॉनिक बॉल थी भाई, वो गजब की बॉल, शानदार बॉल। और कुलदीप यादव ने भी 3 विकेट लिए, बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो कुलदीप यादव भी खड़े उतरे, रविंद्र जडेजा की कमी नहीं खलने दी बॉलिंग से, तो उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो इसी के साथ बुमराह ने इंडिया को गेम में आगे बढ़ाया और इंग्लैंड को ऑल आउट करने में इंडिया आगे रही बुमराह के मदद के बदौलत। तो बुमराह ने बहुत अहम रोल प्ले किया और अच्छा लगा कि यार इंडिया में भी फास्ट बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, अच्छी विकेट्स बन रही है इंडिया पे। और देख लो भाई, तुम सिर्फ रैंक रनर पे नहीं, इन विकेट से भी रिजल्ट ला सकते हो, बस सोच की फर्क है, देख लो। और ऊपर से यार बेसबॉल स्पेशली जो ये क्रिकेट खेल रही है इंग्लैंड, पॉसिबल ही नहीं है कि चाहे फ्लैट पिच क्यों ना रिजल्ट ना आए। वहाँ पे पाकिस्तान की पिचेस पे रिजल्ट आ गया था, ये लोग वहाँ पे भी मैच जीत रहे थे, जबकि वहाँ पे ड्रॉ होते हैं मोस्टली मैचेस, आपको भी पता होगा। और दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ यशस्वी जायसवाल की इनिंग का, कि वो जेम्स एंडरसन को आउट हुए, जेम्स एंडरसन ने उनको थोड़ा उकसाया और वो आउट हुए। तो मैं आपको देख के बताता हूँ, 1 सेकेंड।
66 बॉल खेली यशस्वी जायसवाल ने जेम्स एंडरसन को, और 66 बॉल में 17 रन बनाए यशस्वी जायसवाल ने। एक चौका लगाया और वो चौका भी एज का लग के गया। अगर प्रॉपर 4 चौके लगे जेम्स एंडरसन को, जिनमें से एक प्रॉपर चौका लगा वो था अश्विन का, बाकी तीनों एज थे, जिनमें से जायसवाल का भी एज था। जब तक रिस्पेक्ट की वो बंदा खड़ा रहा, जैसे ही पेशेंस खोया और वो भी स्पेशली जेम्स एंडरसन के सामने आउट हो गया बंदा वो। तो देखो 25 की स्ट्राइक रेट से ये दर्शाता है कि यार वो कितना बड़ा बंदा है यार, उसको डोमिनेट करना इतना आसान नहीं है भाई। उसके सामने मतलब मार दो बाहर निकल के छक्का चौका, वो भाई बहुत पुरानी मूली है, वो बहुत पुरानी खेत की मूली है, उसको मारना आसान नहीं है। और बाकी देखो मैं ये प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि रोहित शर्मा कल है ना, कल इंडिया की तरफ से 2 सेंचुरी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। एक तो रोहित शर्मा की आने वाली है, और एक भाई श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल, मुझे लगता है दोनों में से कोई एक अपनी जगह पक्की कर लेगा अगले मैच के लिए, और कोई ना कोई एक सेंचुरी मार देगा। आपको क्या लगता है कि किसकी सेंचुरी आ सकती है, बताओ कमेंट करके। और आपको केविन पीटरसन ने भी एक बड़ी बात बोली भाई शुभमन गिल के लिए। उन्होंने तो शुभमन गिल को बैक किया, उन्होंने बोला कि जैक कालिस उनके 10 मैच में करीबन 128 समथिंग रन थे, कितने की मतलब बहुत ही कम की एवरेज थी। कम से कम गिल के तो उनसे ज़्यादा रन है 10 पारियों में, और ऐसे करियर में अभी तक देखा जाए तो भी उनकी ज़्यादा रन है। किसने सोचा था कि जैक कालिस वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ऑलराउंडर होंगे। तो उन्होंने कहा कि ही इज़ अ सीरियस प्लेयर। उन्होंने बेसिकली बैक करने को बोला कि बैक करो, ये बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा टैलेंट है, इंडिया के लिए बहुत लाभ करने वाला है आने वाले टाइम में। ये हमें भी पता है कि लाभ करने वाला है, पर देखो हर किसी के लिए मापदंड तो सेम होना चाहिए ना। केविन पीटरसन को मैं ये बात बोलना चाहूँगा, अगर एक को मौका मिल रहा है परफॉर्म नहीं कर रहा, तो जो दूसरा परफॉर्म कर रहा है उसको तो मौका दो। सरफराज खान कितने टाइम से बाहर बैठा है भाई, क्या दिक्कत है उससे? नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं तो फिर क्यों नहीं खिलाते हो? परफॉर्मेंस कर रहा है ना। और शुभमन गिल मतलब 10 इनिंग्स से फ्लॉप होता जा रहा है, तो सबसे बेस्ट एडवाइस यही है कि आप जाओ डोमेस्टिक खेलो। पहले तो देखते हैं कि कल परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, किस तरह परफॉर्म करते हैं। बाकी शुभमन गिल मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत सीरियस प्लेयर है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। फ्यूचर अगले 15 साल 10 साल तक भारत के कंधों पे सवार रहेगी, भारत उनके कंधों पे कहीं ना कहीं हद तक सवार रहेगी, स्पेशली ओडीआई में। और देखा जाए तो शुभमन गिल को मेरे को भी लगता है वो बहुत बड़े प्लेयर बन सकते हैं, पर अभी भी उन्हें टेस्ट क्रिकेट में और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वो ओडीआई के लिए बेस्ट है, और ओडीआई में तो उन्हें कोई ड्रॉप कर ही नहीं सकता भाई, बैक करने की तो दूर की बात। हाँ, पर टेस्ट क्रिकेट में अभी आई थिंक एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए। बाकी शुभमन गिल को यार कोई अगेंस्ट नहीं है, कोई भी अगेंस्ट नहीं शुभमन गिल के, मेरे तो भाई बड़े मन पसंदीदा प्लेयर है शुभमन गिल, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। पर देखो हम इंडियन क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हम अपनी इंडियन टीम को, अपने देश को सपोर्ट करते हैं, और उसके लिए जो बेस्ट है अगर वो हमें लग रहा है तो वो भले ही मेरा फेवरेट ही क्यों ना हो, अगर उसको ही बाहर करना पड़े तो कर दो। अगर इंडिया जीत रही है तो वो मानना है। तो शुभमन गिल का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, इवन श्रेयस अय्यर का नहीं आ रहा, तो ये देखो लास्ट मौका है श्रेयस और शुभमन गिल के लिए। कल दूसरी इनिंग में जैसा खेलेंगे उस पर डिपेंड करेगा कि वो तीसरे मैच में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। और एक और चीज़, कल सुबह पहला 1 घंटा देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि पहले 1 घंटे में ये पता चलेगा कि गेम किधर जा रहा है, इंग्लैंड वापसी कर रही है या फिर इंडिया बहुत आगे निकल जाती है। तो उसके लिए ना देखो रोहित शर्मा को और जायसवाल को पहला 1 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फिर भी मूवमेंट मिल सकती है। जेम्स एंडरसन को भाई आज सुबह भी मूवमेंट मिल रही थी, और उस बंदे के हाथ में कला है तो वो कुछ भी कर सकता है। और बाकी दोस्तों यार साउंड वगैरह आ रही होगी तो माफ़ करना, बहुत मेरे को पता है डिस्टर्बेंस हो रही होगी, आवाज़ आ रही होगी। तो मैं आपको एक और बड़ी अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ, कल मिलता हूँ आपसे। तो एक बड़ी अपडेट ये है कि एक अच्छी बात यह है कि एबी डिविलियर्स ने अपने यूट्यूब चैनल पे ये बोल दिया है कि विराट कोहली उनके दूसरा बेबी होने वाला है, तो वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो तीसरे टेस्ट मैच तक आ जाएंगे। अभी ये मुझे पता चला और मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि चलो अच्छा ही हो रहा है, कुछ अच्छा ही हो रहा है। और विराट कोहली भी तीसरे टेस्ट मैच में आ जाएंगे तो इंडिया के लिए भी अच्छा होगा, उनके लिए भी अच्छा होगा। तो विराट कोहली को अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत पहले से ही
एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बाकी दोस्तों हाँ, बने रहना। अब हम मिलते हैं कल, तो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ।